हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाला ड्यूटीज़ हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के ड्यूटीज़ हमने ऑलरेडी कवर कर दी है। तो व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू द पाउनर एंड पाउनी, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो पहला राइट ऑफ पाउनर बनता है टू रिडीम द गुड्स, मतलब होता है एक्सचेंज और कन्वर्ट। तो सेक्शन 176 कहता है, if a time is stipulated for the payment of the debt or performance of the promise for which the pledge is made and the pawner makes default in payment of the debt or performance of the promise at the, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो प्लेज किए गए गुड्स हैं उसमें अगर स्टिपुलेटेड है, मतलब कोई टाइम लिमिटेशन एक लगाया गया है और उस टाइम विद इन दैट टाइम में अगर पाउनर वो मेक्स डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, तो उसी के दौरान अगर पाउनर डिफ़ॉल्ट करता है फॉर द पेमेंट और या कुछ परफॉर्मेंस के लिए अगर परफॉर्म नहीं करता है ऑफ दैट प्रॉमिस एट द स्टिपुलेटेड टाइम, ही मे रिडीम द गुड्स प्लेज एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर द एक्चुअल सेल ऑफ देम, बट ही मस्ट इन दैट केस पे in addition any expenses which have arisen from his default। तो यहाँ पे वो सेल करने से पहले सब्सिक्वेंट टाइम मतलब उसको दिया जाएगा, उसके बाद में उसको एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे वो भी देने के लिए यहाँ पे सिचुएशन अराइज कर सकते हैं। तो यही एक राइट ऑफ रिडम्पशन होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए गिव हिज वॉच टू बी, ए ने बी को वॉच दी, उसके बदले में उन्होंने 8,000 रुपीज़ ड्यू किए। दे एग्री दैट अमाउंट शुड बी रिपेड, और यहाँ पे स्टिपुलेटेड टाइम है विद इन 1 मंथ। इफ़ ए फेल्स, अगर यहाँ पे ए फेल होता है वो एक्ट करने के लिए या वो रिपे करने के लिए, ही कैन रिडीम हिज वॉच इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गिवन दैट बी हैज़ नॉट एट सोल्ड द वॉच। हाउएवर इफ बी had to incur any expenses to the safe keeping that watch, the same will have to pay by the A। तो यहाँ पे ए जो पाउनर है उसको पे करना पड़ेगा अगर बी ने वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उस वॉच को सिक्योर रखने के लिए अगर कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं तो वो यहाँ पे रिडम कर सकता है पाउनर से। तो एक केस दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विनोद कुमार जय। इस केस में भी यही कहा है कि अगर प्लेजर एंटाइटल है रिक्लेम, तो यहाँ पे दोनों पार्टीज की तरफ से यहाँ पे दिस रूलिंग नॉट ओनली अपलोड द लीगल राइट्स ऑफ द प्लेजर बट आल्सो सपोर्ट द इक्विटेबल प्रिंसिपल गवर्निंग प्लेज एग्रीमेंट। तो यहाँ पे इक्विटेबल प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं रिडम्पशन के कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे दिस केस इज डीलिंग विद दैट मैटर। और टू गेट द गुड्स बैक, तो यहाँ पे अगर पाउनर ने सारे अमाउंट फुलफिल कर दिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अगर यहाँ पे फुलफिल कर दिए, तो यहाँ पे उसको वो गुड्स वापस मांगने का राइट होता है। द राइट ऑफ पाउनी के कौन से राइट होते हैं? टू रिटेन द गुड्स, अगर पाउनर ने यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए गुड्स रखे थे उसके बदले में सपोज 20,000, अगर 20,000 उसने लिए थे, 20,000 जब तक रिटर्न नहीं करेगा तब तक वो गुड्स को रिस्ट्रेन करके रख सकता है पाउनी। ये पहला राइट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ए प्लेज हिज, उसने ए ने प्लेज किया है उसका हाउस बैंक को प्लेज करके दिया 2,50,000 और इंटरेस्ट रेट उसका 10,000 हो रहा था। तो बैंक कहता है यहाँ पे बैंक के पास राइट है, बैंक प्लेजी है यहाँ पे। तो अगर ए जो है वो बैंक को 2,60,000 जब तक देता नहीं है तब तक वो गुड्स पाउनी रख सकता है या पाउनी उसको रिटेन करके रख सकता है वो गुड्स को। अगर एक बार वो दे दिए तो उसको राइट, पाउनर के पास राइट है 2,60,000 अगर उसने दे दिए पाउनी को तो यहाँ पे वो रिटेन का कोई भी अधिकार नहीं बनता। देन एज पर द सेक्शन 174, तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट के जो भी प्रॉमिस है तो ये सारे एक दूसरे के साथ डिस्कस होके ही करना चाहिए, ये बोला गया है। देन राइट टू सूट, यहाँ पे सूट करने का भी एक राइट होता है, तो वो पाउनी कर सकता है अगर वो रिकवरी अमाउंट के लिए। देन राइट टू सेल, तो दोस्तों यहाँ पे पाउनी के पास राइट है अगर पाउनर ने कोई भी डेप्थ की अमाउंट नहीं पे की है यहाँ पे
तो जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो भी गुड्स प्लेज करके रखे हैं उसको पावनी जो है सेल कर सकता है, यही राइट दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक आप को रिलेट कर सकते हैं इसमें, बट सेल करने से पहले कोर्ट कहता है इस केस में दिया गया है कि अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस एंड ड्यू प्रोसेस इन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में अगर ड्यू प्रोसेस मेंटेन करने का कोई भी यहाँ पे मतलब कंडीशन रखी है या कुछ भी उनको फेयरनेस के लिए या फॉर द जस्टिफिकेशन अगर उनको लगता है तो वो टाइम पीरियड भी एक्सटेंड, सेल करने से पहले कुछ प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। देन टू कॉम्पनसेट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अगर वो गुड्स रखने के लिए कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लगते हैं तो पावनी यहाँ पे कॉम्पनसेट मांग सकता है पावनार से। देन टू सेल दी गुड्स वो हमने देख लिया, ये सेक्शन 176 में दिया गया है। बट यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो गुड्स रखे हैं उस अगर पावनार ने यहाँ पे गुड्स रखे एज ए सिक्योरिटी पर्पज और उसके बदले में सपोज 10,000 लिए, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अमाउंट उसने कर दिए है और वाई वेंट टू सेल, अगर वाई एक्स ने डिफ़ॉल्ट अमाउंट किया है तो वाई के पास राइट है कि वो सेल कर सकता है। बट सेल करने के बाद में अगर उसको 10,000 रुपीज़ उसने बोरोड किए थे या 10,000 रुपीज़ एज ए सिक्योरिटी पर्पज रख के उसने 10,000 का लोन लिया था, तो 10,000 में कम अगर वो सेल करने के बाद में अगर 10,000 सपोज 9,000 ही आए तो 10,000 फिर से देने पड़ेंगे पावनर को, पावनी को। अगर यहाँ पे उसको कहते हैं सरप्लस अमाउंट मस्ट बी रिटर्न टू वाई, तो यहाँ पे वो अमाउंट रिटर्न करना। अगर वो गुड्स बेच के ज़्यादा अमाउंट आया है तो जितना भी ज़्यादा अमाउंट आया है वो पावनी को वापस कर दिया जाएगा। However, if the watch is sold for less, X will still be liable for the, अगर डिफरेंस के लिए लेस होता है तो फिर से पावनार लाइबल है। अगर ज़्यादा सेल करके ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है तो जितना भी ज़्यादा अमाउंट है वो रिटर्न करना पड़ेगा पावनी को, पावनार को। तो दीज आर द राइट्स अवेलेबल टू दी पावनार एंड पावनी। थैंक यू।